Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. Students, you are doing your exercise of chapter number 3. You have done 10 questions out of them. Now I will try to complete the remaining 10 today. So first of all, we will see 3.11. What is the law of conservation of momentum? तो इसके लिए अपने नोट्स ओपन करें और ये देखें 3.11 में लिखा है कि क्वेश्चन 21 को आपने देखना है, यानी क्वेश्चन 21 पे आप जाएंगे यहाँ से और क्वेश्चन 21 में ये आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये आपने पूरा एक्सप्लेन करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले डेफिनेशन लिखी होगी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्टिंग बॉडीज इज मेन क्वेश्चन। ये सब आपने पूरा लिख के डेफिनेशन, उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम के साथ एंड तक लिखनी होगी और ये आपको समझाई भी गई होगी। एप्लीकेशन नीचे से आप लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ तक डेरिवेशन तो आपने करनी होगी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज इट इज़ आप लिख देंगे अपनी बुक से, चाहे लिख दें चाहे यहाँ से लिख दें, ठीक है, वही लिखा हुआ बुक वाली। तो मेरा नहीं ख्याल मुझे समझाने की ज़रूरत है, बस जस्ट इसमें इतना है, इतनी ही मैं बात बता देता हूँ कि दो बॉडीज़ आपने ली, आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, वो दोनों मूव करी थी। u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा थी, u1 ने इसको आके हिट करना है। देखिए, अगर u1 ज़्यादा नहीं होगी तो वो u2 से कभी भी टकराएगी नहीं, ठीक है, u2 वाली वेलोसिटी वाली बॉल से कभी टकराएगी नहीं। तो u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, ये आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट है इसके लिए, कोलिजन के लिए। अच्छा, जब इससे टकराएगी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, u1 विल बिकम v1, मतलब u1 वेलोसिटी जो है वो कम होकर, डेफिनेटली कम होकर v1 हो जाएगी और v2 जो है वो u2 जो है वो v2 हो जाएगी, ठीक है, और वो डेफिनेटली अपने पहले जो u2 थी उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अच्छा, और v1 जो है वो u1 से कम होगी। डेफिनेटली जब कोई बॉल जाके दूसरे से टकराएगी तो वो खुद रुकी जाएगी और सारा का सारा मोमेंटम अपना अगली बॉल पे शिफ्ट कर देगी। बहरहाल आपने इनिशियल फाइनल मोमेंटम्स निकालने दोनों बॉल्स के, m1 u1 और m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम्स होंगे, ठीक है। m1 v1 और m2 v2 ये फाइनल मोमेंटम्स होंगे, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम में आपने इनिशियल वेलोसिटीज पुट करनी है दोनों मैसेज की, u1 और u2, और फाइनल मोमेंटम में आपने फाइनल वेलोसिटीज पुट करनी है m1 और v1 और v2। तो इनिशियल्स का सम आप करें तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ मैसेज क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल इनिशियल मोमेंटम बन गया। टोटल फाइनल मोमेंटम आप निकालेंगे तो वो बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों मोमेंटम्स का सम, दोनों बॉल्स के, और टोटल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप सीधी सीधी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। इंतहाई सिंपल सी डेरिवेशन है, ये आपने करनी है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। एप्लीकेशन आप बताते हैं तो बताएं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बताते कोई इशू नहीं, उन्होंने पूछी नहीं है, लेकिन सूलन एक्सप्लेनेशन में बनती हैं ये एप्लीकेशंस भी, कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है, तो ये भी आप लिखें ज़रूर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, व्हाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर भी देखते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट ये इसलिए, बेसिकली हमें कितनी सारी जो नेचर में होने वाले फिनोमिना हैं उनमें एक तो दिखता है, दूसरी बात ये कि हमें ये रीज़न देता है कि जब भी हम गन फायर करते हैं तो वो क्यों पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, ठीक है। बॉम्ब्स एक्सप्लोजन जो होती है वो क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी से जो है वो आगे की तरफ जो जब धमाका होता है तो इतनी दूर तक एरिया कैसे अफेक्ट हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं हमें इससे मिलती हैं। अब ये मिलती कैसे हैं देखें, आपको पता है, और इवन हाँ, रॉकेट के अंदर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। आप बैलून को छोड़ते हैं, जब फूला हुआ बैलून होता है जिसमें हवा भरी होती है, उसको छोड़ते हैं तो वो भी आगे की तरफ मूव करता है। इसका रीज़न भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिलता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स जब होते हैं उन केसेस में हमें मिलता है, ठीक है। तो किस तरह मिलता है, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा जी, यही रॉकेट वाली, जिससे आपको समझ आ जाएगा रॉकेट का मोशन किस तरह हो रहा है। देखें, आपका रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, कब, जब उसमें से कोई फ्यूल बर्न होकर डाउनवर्ड निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल निकल रहा है डाउनवर्ड किसी भी रॉकेट से, जितनी तेज़ी वो फ्यूल निकलेगा उतनी तेज़ी से वो रॉकेट को ऊपर भेजेगा, ठीक है। अब ये रॉकेट पता नहीं कैसे बनेगा,
बहरहाल जैसा भी हुआ ना, इस रॉकेट को रॉकेट समझ लीजिएगा, छोटा सा मैंने बनाया, ठीक है। तो जितनी तेज़ी से फ्यूल बाहर निकलेगा, जितनी वेलोसिटी से, और जितना मैस होगा उस फ्यूल का, एम और वी, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उस मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, जिस मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, यानी जिस मोमेंटम से आपका रॉकेट अपवर्ड जाएगा। या यूँ कहें कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह अप्लाई होता है कि एक्शन समझ लें ये है कि फ्यूल जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल कोई मोमेंटम है, कोई वेलोसिटी होगी, कोई मैस होगा फ्यूल का। अब ये मोमेंटम जो है ये एक डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब इस मोमेंटम को कंजर्व ही तो करना है, ठीक है। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, या मोमेंटम कहीं भी किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम को यहाँ कंजर्व रखने के लिए रॉकेट क्या करेगा, उतने ही अपने मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इसका मैस और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट फ्यूल का मैस और फ्यूल की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी अब यूँ कहेंगे कि जो पी ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का जो पी एफ है, उसको कंजर्व करने के लिए पी ऑफ आर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें इस चीज़ को, रॉकेट के मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करती नज़र आती है, या रॉकेट के मोशन में भी नज़र आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फायरिंग ऑफ अ गन की भी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी आपको फायरिंग ऑफ अ गन में भी समझ आएगी कि कैसे जो है वो मोमेंटम वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसके बाद है जी वाई व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, ठीक है, इट रिक्वायर्स वाई। ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं जिसका जिक्र करता कि जब गन को फायर करते हैं तो वो रिकॉयल करती है, मीन्स वो पीछे की तरफ आती है, क्यों। तो यही तो रीज़न देना है आपने कि जब आप बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है, गन के अंदर से आप बुलेट को जब फायर करते हैं तो बुलेट अपना मैस उस बुलेट का स्मॉल एम ले लेते हैं, और जिस वेलोसिटी से ये बुलेट अपने मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से आगे जाती है, यानी पी ऑफ बुलेट मैं लिखता हूँ एम और वी, जिस प्रोडक्ट से ये आगे जाती है, बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, उस आपके पास उसी, जिसे कहते हैं मोमेंटम से, जो आपकी पिस्टल है या गन है वो पीछे की तरफ रिक्वायल करती है, ठीक है, यानी पीछे की तरफ मूव करती है उसी प्रोडक्ट के बराबर जितने प्रोडक्ट्स है। यानी पी ऑफ गन जो होगा, ये बुलेट का था बी, तो पी ऑफ जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो मैस ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मैस ऑफ द गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द गन, इसके। और ये जो वेलोसिटी वी है, कैपिटल वी, ये गन की वेलोसिटी है, रिक्वायलिंग वेलोसिटी, पीछे की तरफ जिस वेलोसिटी से गन ऐसे पीछे की तरफ झटका मार रही है, रिक्वायल हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में है उतना मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। यानी यहाँ का बुलेट का मैस और बुलेट की वेलोसिटी का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द मैस ऑफ द गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। देखें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हुआ। अब मैस ऑफ बुलेट बहुत कम है बट मैस ऑफ गन बहुत ज़्यादा है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना है तो मैस कम है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कोई वैल्यू बनेगी। इसका मैस ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो इसीलिए आपकी जो गन है वो बस जस्ट थोड़ी सी पीछे जाती है, इतनी पीछे नहीं जाती कि जितनी बुलेट आगे जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई कि इसका मैस, अगर बुलेट का मैस अगर हम सपोज़ कर लें, चलो 1 kg की बुलेट है, अल्लाह माफ़ करे इतनी बड़ी बुलेट, अच्छा 1 kg की बुलेट है, उसकी वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो टोटल मोमेंटम कितना बना, 10 न्यूटन सेकंड। तो बुलेट और जो मैस ऑफ गन होगा वो आपके पास 1 kg की जगह 10 kg होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना है, 10 मल्टीप्लाई 1 मस्ट बी 10 न्यूटन सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैस ज़्यादा है तो वेलोसिटी, मैस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मैस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ताकि प्रोडक्ट दोनों साइड का क्या आ जाए, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्म में लिखा है, वैल्यूज़ नहीं ली। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम गन और उसका क्या था, बुलेट का 0, क्यों, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। जैसे ही हमने फायर किया तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो गया,
अब आप देखें मैस को, कोई गन का भी मैस है बड़ा एम, और स्मॉल एम जो है कोई बुलेट का भी मैस है। स्मॉल वेलोसिटी कोई बुलेट की वेलोसिटी है, कैपिटल वी जो है वो कोई गन की वेलोसिटी है। तो ये इन दोनों का सम ओवरऑल क्या होगा, ज़ीरो ही होगा अगेन। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि फायरिंग ऑफ अ गन से पहले जितना मोमेंटम था, फायरिंग ऑफ गन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा, दोनों का, बुलेट और गन का मिला के। तो इसके लिए शर्त ये है कि अगर इन दोनों का सम ज़ीरो होना है तो इसके लिए शर्त ये है कि अगर ये पॉजिटिव है, पूरी वैल्यू 10 है, तो ये पूरी वैल्यू -10 होनी चाहिए। तो इसलिए हम 101 को उठा के दूसरे से ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्मॉल एम वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम कैपिटल वी। ठीक है, यानी अगर गन की उसकी बुलेट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो गन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। ठीक है, माइनस साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, ये भी 10 ये भी 10। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है डिस्क्राइब टू सिचुएशंस वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड या रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात है, एडवांटेजेस में आप जाएँ, हमें हर काम के लिए ऑलमोस्ट फ्रिक्शन की ज़रूरत है, हमें चीज़ें पकड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे हाथ और उस चीज़ के दरमियान कोई कोल्ड वेल्ड्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो हम चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे, ग्रिप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में जो लकीरें वगैरह दी हैं, और जो जब आप अंगूठा लगाते हैं वो एक पैटर्न सा बनता है। ठीक है, ये लकीरें वगैरह जो आपने दी अल्लाह ताला ने आपके हाथ में, ये बेसिकली कोल्ड वेल्ड्स हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ का जब आप पकड़ते हैं उस चीज़ को, तो ये कोल्ड वेल्ड्स उसके दरमियान उन चीज़ों के कोल्ड वेल्ड्स के दरमियान फंस के आपको ग्रिप में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। देखा, तो आज आपको ये भी पता चला कि आपके हाथों की लकीरें क्यों गिवन है। ठीक है, ये जो और बातें हैं हाथों की लकीरों के बारे में, उससे ज़्यादा इस बात पे गौर करनी है। ठीक है, आज से। अच्छा, फिर इसके बाद ये एडवांटेजेस आप 2-1 लिख देंगे, साथ दूसरा भी आप लिख सकते हैं कि वी रिक्वायर फ्रिक्शन टू राइट ऑन पेपर। जब तक पेंसिल और पेपर के दरमियान कोल्ड वेल्ड्स नहीं होंगे या फ्रिक्शन नहीं होगी, तब तक आप लिख भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन, यानी मूविंग पार्ट्स को ऑयलिंग करने से, यानी ग्रीस वगैरह जो हम लगाते हैं मेटल पार्ट्स के दरमियान, ऑयल वगैरह लगाते हैं, उससे फ्रिक्शन कैसे कम होती है। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको 2 सरफेस बना के दिखाई हैं। एक दो सरफेस का केस ऐसा है जो आपस में इंटरेक्ट करी हैं, सरफेस ए और सरफेस बी, जिसमें कोई ऑयल नहीं है, यानी कोई ग्रीस नहीं है, कोई लुब्रिकेंट नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि कोल्ड वेल जिसके पास देखें ज़्यादा है, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। कोई ऑयल नहीं है, सरफेसेस रफ़ हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ साथ वाली पिक्चर में देखें, मैंने उसी पिक्चर को ऑयल से फिल कर दिया, ब्लैक सारा ऑयल है। अब आप अगर देखें इन सरफेसेस का जो इंटररिएक्शन है आपस में, वो कितना स्मूथ है, कोई कोल्ड वेल्ड्स ही नहीं है। यहाँ पे कितने ज़्यादा कोल्ड वेल्ड्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई, तो ऑयल फिल्ड हुआ है, सरफेस स्मूथ हो चुकी हैं और फ्रिक्शन अब कम होगी, बिकॉज कोल्ड वेल्ड्स कम हो गए अब। ठीक है, जहाँ जहाँ कोल्ड वेल्ड्स थे वो जगह किसकी, ग्रीस या ऑयल है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी इस तरह, क्योंकि नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये आप लोगों ने वही रिडक्शन के फ्रिक्शन रिड्यूस करने के जो मेथड्स थे वो आप पढ़ेंगे, जिसमें सरफेसेस को ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेंट्स लगाते हैं, रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान। ठीक है, और भी जो उसमें लिखे थे, शेप्स ऑब्जेक्ट की ऐसी बनाएं कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें ड्यूरिंग मोशन इन एयर और फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उसमें ऊपर क्वेश्चन 42 में जाके। फिर वायर रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका भी क्वेश्चन 35 ऊपर है, ये आपने देखा हुआ है कि जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में आपको पता है कि मोर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सो मोर फ्रिक्शन विल बी ऑफर्ड। बट इन केस ऑफ रोलिंग के केस में ओनली फ्यू पॉइंट्स और 1 पॉइंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज़ बीइंग रोल्ड, सो देयर विल बी लेस कोल्ड वेल्ड्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देयर विल बी लेस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये आपने देख लेना वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा ये सारी डेफिनेशंस 3.18 में, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वही एफ एस है, मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी ऑफर्ड बाय एनी सरफेस।
ब्रेकिंग फोर्स आपने देखनी है, फिर स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स में आपने क्वेश्चन वहाँ पे भी उसको भी पूरा एक्सप्लेन करना है ऐसे ही एज इट इज़ टॉपिक को। सीट बेल्ट वाला आपने किया है क्वेश्चन, टेस्ट में भी आपका आया था, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स का आपको आइडिया हो चुका है, ये वही टॉपिक है। फिर क्रीम सेपरेटर भी, सारे लास्ट टॉपिक्स आपके हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स और क्रीम सेपरेटर, बिल्कुल चैप्टर का जहाँ पे एंड है मैं आपको दिखा भी दूँ। ये जो है आपके पास ये टॉपिक्स क्वेश्चन 49 में, ठीक है, 49 और 48 में है बैंकिंग ऑफ रोड वाला भी, और लास्ट क्वेश्चन 50 जो है क्रीम सेपरेटर वाला भी, ठीक है। ये यहाँ से आप देखेंगे और बाकी जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद रह गए आपके स्टूडेंट 2 क्वेश्चन। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स, ठीक है, कि क्या होगा अगर एकदम से सारी फ्रिक्शन जो है वो डिसअपीयर हो जाए। तो आपको पता है स्टूडेंट, हर काम के लिए ऑलमोस्ट फ्रिक्शन चाहिए, चलने के लिए, लिखने के लिए, चीज़ें पकड़ने के लिए, ठीक है, गाड़ी जो अगर आपकी मूव करेगी तब, कोई ऑब्जेक्ट्स को मोशन के लिए, बहुत सारी हर चीज़ के लिए आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। इवन बर्ड्स को फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो बेचारे उड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो अगर तो सडनली फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर हो जाए तो क्या हो जाएगा। सो इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन if there would be no friction we would not be able to write, hold things, walk, run, even we would not stop, ठीक है, हमसे रुका भी नहीं जाएगा, मतलब अच्छे पकड़ना चीज़ों को और लिखना तो बाद है, हम चल भी चलो लें किसी तरह लेकिन हमसे फिर रुका भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। हम कोल्ड वेल्ड्स को यही सरफेस के कोल्ड वेल्ड्स को ही अपने जूते की ग्रिप में या कोल्ड वेल्ड्स में फंसा के ही तो ख़ुद को रोकते हैं, बट फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करके, या हम प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज़ करके रोकते हैं ख़ुद को, बट अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो आप ना चल पाएंगे ना रुक पाएंगे, ठीक है, ना कोई गाड़ी वगैरह चला पाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन 20 लास्ट, वाई द स्पिनर ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड, यानी आप वॉशिंग मशीन के जो स्पिनर है उसको बहुत हाई स्पीड पे क्यों मूव करते हैं। देखिए जी, सिंपल है, जो वॉशिंग मशीन की बेसिकली बात ही करना चाह रहा था, वॉशिंग मशीन को किससे यहाँ पे इससे मुराद जो है ना वॉशिंग मशीन से, वो है ड्रायर मशीन आपकी, ठीक है। ड्रायर मशीन बेसिकली आप चाहते हैं जो कपड़े हैं ना आपके ड्रायर के अंदर वो सूखें जल्दी से जल्दी, तो जब आप जितनी ज़्यादा उसको तेज़ घुमाएंगे, ठीक है, जितना तेज़ी से आप उस, मैं ये टॉप व्यू बना रहा हूँ उस सिलेंडर का जिसमें आपके ये कपड़े फंस पड़े हैं, ठीक है। आजकल कपड़े ऐसे ही होते हैं, टाकियाँ ऐसी होती हैं, पूरा ड्रेस तो होता ही नहीं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना ये कपड़े पड़े हैं, इस जो सिलेंडर है इसकी वॉल पे क्या थे, ऐसे अगर मैं अब इसको साइड से दिखाऊं, ये अंदर कपड़े पड़े हैं, ठीक है, साइड पे क्या थे होल्स इसकी वॉल पे, जब ये घूमेगा रोटेट करेगा तो क्या होगा, तो इसके होल से पानी निकलेगा, ठीक है, इसके जो साइड पे वॉल्स हैं उनसे पानी निकलेगा कुछ, अगर ये इस तरह रोटेट करा तो कुछ इस डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। तो जितना तेज़ आप इसको घुमाएंगे उतनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी उन पानी के मॉलिक्यूल पे बाहर की तरफ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगती है, बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगी उन पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जहाँ जहाँ सुराख होगा उसमें वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी नहीं कि उनको रोक सके पानी के मॉलिक्यूल्स को उसी वॉल के साथ, नहीं, वहाँ पे जहाँ पे सुराख होगा वहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल आएगा। तो जितना तेज़ आप मूव करेंगे उतना ज़्यादा पानी तेज़ी से बाहर निकलेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो क्या होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये देखें वेलोसिटी पे, ये फार्मूला ना mv²/r। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसके स्क्वायर द टाइम्स आपके पास फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल भी और सेंट्रीपिटल भी, दोनों का फार्मूला सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी बस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो आपके मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ खींचेगी पानी के, तो जल्दी कपड़े आपके सूखेंगे, ठीक है। इसलिए हम उसको बहुत तेज़ घुमाते हैं ड्रायर मशीन को, ठीक है, ड्रायर मशीन के जो अंदर डायल है उसको। अब आप अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को देखें, रीड करें, समझें, कुछ ना समझ आए तो नोट करें और मुझे बताएं, ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।